नैना बहू, अरे कहाँ नैन मटक्का कर रही है? जल्दी से इधर आ, मुझे तुझे कुछ देना है। बताइए ना माँ जी, क्या देना है आपको मुझे? कोई तोहफा या फिर शगुन के लिफाफे में रखे हुए पैसे? उल्ला वाओ माँ जी, मुझे पता ही नहीं था कि आपका दिल भी इतना बड़ा है इस कठोर सी दुनिया में, जहाँ हर घर में सिर्फ कठोर सास ही सांस लेती है। अरे बेलबुद्धि औरत, मैंने तुझे कोई तोहफा देने नहीं बुलाया। ये ले, ये लिस्ट है। इसमें सारे काम लिख रखे हैं जो तुझे करने हैं। आंगन की सफाई, पौधों को पानी डालना, गाड़ियां धोना, रसोई के हर एक कोने की सफाई। अगर एक भी कॉकरोच दिखा ना तो तेरी खैर नहीं। फिर सारे स्टोर रूम्स की सफाई, छत की, बाथरूम की, और भी बहुत सारे काम लिखे हैं। लेकिन माँ जी, इतने सारे काम? आपकी शादी होने वाली है क्या? आई मीन पापा जी से ही दोबारा से? सुबह सुबह पागल कुत्ते ने काट वाट लिया है क्या तुझे? तुझे पता ही है कि मुझे गंदगी से सख्त नफरत है, इसलिए अब से मैं हर हफ्ते तुझसे पूरा घर साफ करवाऊंगी। क्या? ये कहानी है नैना बहू की, जिसकी सास मंजरी उससे लगातार दिन रात बस काम पे काम करवाती रहती है। और बेचारी नैना का इस सब से बड़ा बुरा हाल होता रहता है। मैंने नौकरानी झिलमिल को भी काम से निकाल दिया है। बहुत खर्चा होता है उसके कारण भी। हर महीने उसे भी तो पगार देनी पड़ती है। माँ जी, माँ जी, इतना सारा काम मैं झिलमिल के बिना कैसे कर पाऊंगी? प्लीज 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 उसे वापस बुला लो। मेरी तो कमर ही टूट जाएगी इस भरी जवानी में। मैं बूढ़ी नहीं होना चाहती इतनी जल्दी। प्लीज माँ जी, प्लीज। वह चुप कर, ड्रामा क्वीन। महीने भर की कमाई तू करती है या तेरा पति है? भरत दिन रात मेहनत करता है और पैसे कमाता है, तो तू थोड़ी सी मेहनत कर लेगी तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगा। मंजरी नैना की बात नहीं मानती और उससे घर का सारा काम करवाती है। मंजरी के इस कठोर स्वभाव से नैना को बहुत गुस्सा आता है और वो रसोई में काम करते वक्त मुंह बना बना कर और मंजरी को बुरा भला बोलकर खाना बनाती है। काश इस प्याज की जगह वो बुढ़िया मंजरी होती। इतना गुस्सा आ रहा है ना उस पर कि उसका गला दबाने का मन कर रहा है। चैन की सांस तक नहीं लेने देती। ढकन गई की ससुराल नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे तो यहाँ पर काम करने के लिए ही रखा गया है। मुझे इतना परेशान करती है ना, एक दिन खुद भी परेशानी से तड़पेगी। हाँ, तब मैं इसे तड़पने दूंगी और तड़पाऊंगी। चिल्लाएगी फिर भी नहीं जाऊंगी इसके पास। टीवी लगाकर पॉपकॉर्न चरते हुए फिल्म देखूंगी। हाँ। कुछ दिन बाद नैना प्रेग्नेंट हो जाती है और तब भी मंजरी नैना का ख्याल रखने की जगह उससे और काम कराती है। और भरत काम में इतना बिजी रहता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता। चलो, अब मस्त आराम करूंगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ज्यादा से ज्यादा काम करना टालो। अब तो माँ जी मुझे चाह कर भी कुछ काम नहीं बताएंगी। इतनी पापी तो नहीं है वो। आखिर उसके बेटे का बच्चा जो है मेरी कोख में। लेकिन इसका उल्टा ही होता है। मंजरी आकर नैना से कहती है, बहू, मेरा गला सूखे रेगिस्तान की तरह हो गया है। जरा वो आम पन्ना या शरबत बना देना। चल अब उठ जल्दी। लेकिन माँ जी, मैं अभी अभी तो। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मैं सूखे गले के कारण मर गई ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं आत्मा बनकर। मजाक कर रही हूँ, चल दे दे जल्दी से बनाकर। और लगे हाथ ना वो तेरे वेफर्स भी बना दे जो तू बनाती है ना आलू के तल के। बेचारी प्रेग्नेंट बहू नैना को मंजरी फिर से काम पर लगा देती है। अब नैना ठान लेती है, बस बात हुआ इस बुढ़िया का नाटक। अब देखना मैं कैसे इसकी ऐसी की तैसी करती हूँ। अपने रास्ते के कंकड़ को कैसे हटाना है ये नैना अच्छी तरह जानती है। अगले दिन मंजरी अपने हाथों से नैना के लिए गोंद के लड्डू बनाती है। तभी नैना उनमें कुछ तो मिला देती है और फिर जब मंजरी नैना को वो लड्डू देने आती है, नैना बहू, ये देख, ये मैंने तेरे लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं ताकि तू शाम को मुझे गर्मा गर्म आलू पूरी बना कर दे दे। बेशर्म कहीं की, अपनी प्रेग्नेंट बहू से सौदा करती है।
और काम करवाती रहती है। तुझे पता है ये लड्डू बच्चे और माँ की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद और अच्छे होते हैं। थैंक यू माँ जी, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की। मंजरी वहां से चली जाती है और फिर उन लड्डुओं को खाकर रात में नैना को तेज बुखार आ जाता है और भरत को काफी चिंता होने लगती है। वो फौरन डॉक्टर को बुलाता है और मंजरी को भी सुनाता है। माँ, ये आपने नैना को कौन से लड्डू खिलाया है? क्या मिलाया था उसमें जिसकी वजह से तेज बुखार से तप रही है वो? अरे भरत बेटा, ये क्या कह रहा है तू? मैंने तो गोंद के लड्डू की सामग्री ही मिलाई थी। अरे कान्हा जी की सौगंध। माँ जी, मैंने जब से वो लड्डू खाए हैं तब से मुझे बुखार आया है। डोंट पैनिक, नॉर्मल फीवर है, लेकिन प्लीज इनके खान पान का ध्यान से ख्याल रखिए। जरा से भी भूल चूक बहुत महंगी पड़ सकती है। गोंद के लड्डुओं में जरूर कुछ था जिसकी वजह से इन्हें बुखार आया है। सच में माँ, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। भरत मंजरी को बहुत डांटता है और मंजरी कुछ नहीं बोल पाती। ये सब देखकर नैना को बहुत खुशी होती है। अगले दिन कल लड्डू के तमाशे को देखकर मेरे मन में तो जम के खुशी के लड्डू फूट रहे थे। और आज बारी है नए सियापी की। नैना जानबूझकर हॉल में फर्श पर तेल फैला देती है और फिर भरत के सामने जानबूझकर उस तेल पर पैर फिसल कर नीचे जमीन पर गिर जाती है। भरत! अरे नैना, हाय राम, ये तेल का डिब्बा तो मेरा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? कम ऑन माँ, अब तेल खुद तो चलकर यहाँ पर आया नहीं होगा कि मैं फैल जाऊं यहाँ पर। आपने ही इसे यहाँ पर खुला छोड़ दिया होगा। माँ, नैना प्रेग्नेंट है, जरा ध्यान रखा कीजिए। खामखा क्यों मेरे बच्चे की जान लेने के पीछे पड़ी हो? सीरियसली, आप जैसी माँ और सास किसी को ना मिले। मैं आप पर बहुत गुस्सा हूं। नैना, आर यू फाइन? हाँ भरत। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी। मंजरी चुपचाप गर्दन झुकाकर अपने कमरे में चली जाती है। नैना फिर एक बार बहुत खुश हो जाती है। नैना ऐसे ही अपने आप को हानि पहुंचाते हुए मंजरी और भरत के बीच फूट डालने लगती है। कभी गलत गोलियां खाकर, मंजरी पे इल्जाम लगाकर, तो कभी मंजरी का ज्यादा काम करके जानबूझकर बीमार होकर। मंजरी रोज रात को सोने से पहले सारे स्टोर रूम्स के दरवाजे लॉक करती है और मंजरी की इस आदत का नैना फायदा उठा लेती है और वो जानबूझकर स्टोर रूम में चली जाती है और फिर रात में मंजरी उसे लॉक कर देती है। और लॉक होने पर नैना जमीन से दरवाजे के बाहर अपनी साड़ी का पल्लू सरका देती है। जब नैना घर से लापता हो जाती है तब भरत घबरा जाता है। माँ, माँ, आपने नैना को कहीं देखा? मैंने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। हे भगवान, ऐसे कैसे कहीं चली गई वो बिना बताए? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। 24 घंटे पूरे होने के बाद ही पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ओह गॉड, मेरी नैना, प्रेगनेंसी में ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? बेटा, प्रेगनेंसी में तो बहुत नींद आती है। हो सकता है कि बहू छत पे या घर के किसी कोने में सो गई हो। हाँ, हम फिर से चेक करते हैं, चलिए। फिर जब भरत स्टोर रूम्स के एरिया में आता है तब वो एक स्टोर रूम के बाहर नैना के साड़ी का पल्लू निकला हुआ दिखता है। नैना, नैना! भरत स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ता है और बेहोश नैना को हॉल में लाता है और सब कुछ जानने के बाद मंजरी पर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। माँ, आप एक बार तो चेक कर लेती। आप ही ने नैना को स्टोर रूम से कांच के बर्तन लाने भेजा और फिर उसे बाहर से लॉक कर दिया ताकि वो घुटन से बेहोश हो जाए और मेरे बच्चे को खतरा हो। अब मैं समझ गया हूँ, आप मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, है ना? अरे नहीं, नहीं बेटा, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मैंने बहू को स्टोर रूम में नहीं भेजा था। बस माँ, बस। आप निकल जाओ मेरे घर से। आप गांव में रहो, यही ठीक है। भरत मंजरी को घर के बाहर निकाल देता है और नैना का बदला पूरा हो जाता है। जो मैं चाहती थी आखिरकार वो हो ही गया। भरत ने माँ जी को घर से बाहर निकाल ही दिया। इस सब में मैंने बहुत तकलीफ झेली अपनी जान खतरे में डालकर, लेकिन माँ जी को अपनी लाइफ से हटाने के लिए ये सारे पापड़ तो बेल नहीं थे।
अब नैना और भरत खुशी से रहने लगते हैं। फिर जब नैना की डिलीवरी का समय आता है, तब डॉक्टर बहुत ही सीरियस होकर भरत से कहते हैं, आई एम सॉरी भरत जी, आपकी वाइफ नैना जी का गर्भपात हो गया है। आई मीन मिसकैरेज। इन्फेक्शंस और पास्ट में हुए कुछ फिजिकल और इंटरनल इश्यूज, जैसे नीचे गिरना, गलत दवाई का इंटेक करना, घंटों तक सांस ना ले पाना, इन सब रीजंस के कारण ये हुआ है। क्या? नहीं, मेरी चालों का नतीजा ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। नैना ने मंजरी को घर से बाहर निकालने के लिए जो चालें चलकर खुद को हानि पहुंचाई थी, आज उसी की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया। नैना का रो रो कर बुरा हाल होता है, पर अब वो कुछ नहीं कर पाती, बस पछताती रहती है। शीला की 2 बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसलिए शीला ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे निधि बिटिया, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू किचन से पानी के साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू? मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार है, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता है। अरे जीती रहे बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वही बड़ी बहू रमा के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन वाला आएगा तो उसे दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गए हैं। दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगे। आखिर ना करो वाले काम में ही तुम्हारा मन लगता है ना? रहने दो, मैं नहीं देती किसी के भी हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती है पता है? मेरी मम्मी ने दिए थे। जितने की तुम्हारी 4 साड़ी है, मेरी 1। सास को बड़ी का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर पर क्लेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत करिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बहू? ये लो मेरी अलमारी की चाबी। आज से जितनी भी साड़ी पहननी हो यहाँ से लेकर पहन लेना। छोटी मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी, मुझे इतना शौक ही नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनकर। सास समझ जाती है कि लड़की को किसी चीज की भी लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी दुखी रहती है। खाने की टेबल पर ये क्या है? रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है। किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। उफ़ो माँ जी, ये क्या बात हुई? नौकर चाकर थे हम लोगों के घर। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी, क्या बात है, फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप। जब किचन की कोई जिम्मेदारी ना हो, तब तो पूरा वक्त मिलता रहता होगा ना आपको खुद के लिए। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल एमए नहीं किया है। 12th पास, पर इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल एमए एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही है दीदी, 12वीं के ज्ञान और एमए के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ, तो क्या बोलना चाह रही हो तुम कि गंवार हूं मैं? अरे गंवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बड़बड़ करती कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया कैसे बात बोल रहे हो माँ और मेरी बीवी के लिए? अरे बात तो भाभी ने गलत की थी ना। अब घर में आए दिन क्लेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप क्यों दीदी को कुछ बोलती हैं, जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो? ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी को ये समझना होगा ना कि ये उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू के जैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन पैसों की मारी जेठानी कहाँ ये सब समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू एक काम करो, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ,
खाना मंगवा लेना, और हाँ, थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखें कि पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। अ, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूंगी तो आगे से मैं भी बना दिया करूंगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दे। बड़ी बेचारी 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर करती है, और जब माँ बाप आते हैं तो, अरे मेरी बेबी कैसी है, नमस्ते आप सभी को। नमस्ते आंटी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े बड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं नहीं, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। ले आओ बेटा, और हाँ, जरा अदरक कूट कर चाय बनाकर भी ले आना। बेटा वो सरसों के तेल में आलू के पकौड़े भी तल लेना, और मिर्ची की चटनी। छोटी किचन में जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है। बड़ी के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। बहू, वाह 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 वाह, क्या पकोड़े और चटनी है, वाह 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 वाह, मजा आ गया बेटा। और ये 10,000 का खाना आया है, वो कौन खाएगा? हे भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीवी घर आएंगे, तो प्लीज सारा मैनेज कर लेना। अरे कैसी गवारों जैसी बात कर रहे हो? मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। वो क्या है ना, बड़े घरों के लोग घर में ये पजामा टी शर्ट नहीं डालते। दूसरे दिन शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया। जहाँ छोटी बहू और सास सुंदर सी हल्की शिफॉन साड़ी के साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने होती है, तो वहीं बड़ी बहू ने हैवी बनारसी के साथ हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। वो लोग आ गए हैं। अरे तुमको मैंने कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, फिर कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब? आपके बॉस के आने के लिए तो। तभी छोटी बहू और माँ को देखकर बड़े बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ, तुम और छोटी आगे रहना। तभी बॉस आते हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग किसी के घर पर खाने आए हैं। वैसे आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है। जी शुक्रिया, आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने वाले होते हैं कि बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो, वो अच्छा प्रमोशन तो डिजर्व करते ही है। तभी बड़ी बोल पड़ती है, अरे एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस, ये मेरे छोटे भाई की बीवी है, मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से ये कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी, आप कहाँ के लिए तैयार है? कहीं हम लोगों के आने के कारण आपका कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वो मैं ना बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अच्छा अच्छा, किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी साड़ी। बुरा मत मानिए, पर ये छोटी वाली से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा दी ना नाक, अमीर अमीर के चक्कर में। तुमने सिर्फ ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो सादगी में मजा है वो बनारसी में नहीं है बहू। पंखुरी दीदी, कल रात से ना मेरी तबीयत बहुत खराब खराब सी लग रही है। बुखार जैसा भी लग रहा है। लगता है परसों मैं बारिश में भीगी थी ना, इसलिए ऐसा हो गया। हाय राम, ये क्या हो गया? रुको सिया, देखो तो कितना बुखार है तुम्हें। अरे तुम्हें तो बिल्कुल भी बुखार नहीं है। और सिया, बारिश का मौसम तो चला गया, अभी तो ठंड हो रखी है। नहीं पंखुरी दीदी, मुझे बुखार है, बाहर से नहीं लेकिन अंदर से है। अब अंदर का बुखार चेक तो नहीं कर पाओगी ना आप, और मुझे ना अंदर ही अंदर वीकनेस भी लग रही है। और रही बात मौसम की, तो शायद इतनी कड़ाके की ठंड के मारे मेरी तबीयत की बैंड बज रही है। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी हो सकता है।
तो फिर पंखुरी दीदी, मैं जाती हूँ आराम करने, इससे पहले कि मेरी तबीयत और बिगड़े। ओके। ठीक है सिया, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं सारा काम कर लूंगी, तुम बेफिक्र रहो। ओके दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। बेचारी मेरी देवरानी। ये कहानी है बेचारी देवरानी सिया की, जो हमेशा अपने ससुराल वालों के सामने बेचारी बनने का ड्रामा करती है और उनसे अपना काम कराती है, और बेचारे सभी ससुराल वाले भी उस पर दया करते और उसका काम कर देते। एक दिन, रक्षित, रक्षित परसों लीना का रिसेप्शन है। सभी ना एकदम महंगे महंगे और क्लासिक कपड़े पहनेंगे, और मैं जोकर बनकर जाऊंगी वहां पर, वही अपने पुराने कपड़े पहनकर। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ओफो सिया, तुम रोना बंद करो। ये लो, ये मेरा क्रेडिट कार्ड लो और जितनी शॉपिंग करनी है उतनी करो, लेकिन यूं रो मत। मुझे तुम्हें ऐसे रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता जरा भी। रक्षित, तुम ना वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पति हो। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि इस दुनिया की हर लड़की को तुम जैसा पति ही मिले। आई लव यू रक्षित। आई लव यू टू सिया। सिया रक्षित के गले लगती है और फिर इतनी शॉपिंग करती है कि बेचारे रक्षित का बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। अरे ये क्या, सिया ने तो मेरा पूरा बैंक बैलेंस 0 कर दिया। ओह माय गॉड। खैर, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बेचारी के पास मॉडर्न आउटफिट्स भी तो नहीं थे, और दूसरों को देखकर तो उसका मन उदास होता ही ना। जाने दो, करने दो उसे जितना खर्चा करना है। अगले दिन जब सास देवयानी की सहेलियां आती हैं, तभी पंखुरी तो सबकी अच्छे से खातिरदारी करती है, लेकिन सिया हेडफोन्स लगाकर यहाँ से वहाँ घूम रही होती है। तभी देवयानी की सहेलियां कहती है, अरे देवयानी, तेरी बहू तो हेडफोन्स लगाकर ऐसे घूम रही है जैसे किसी गार्डन में घूम रही है। वही तो, ऐसा नहीं कि घर पे मेहमान आए हैं तो जरा नमस्ते ही कर दो, खातिरदारी तो दूर की बात है। पंखुरी जाकर सिया को हेडफोन्स उतारने के लिए कहती है और उसे देवयानी की सहेलियों के सामने आने के लिए कहती है। तभी सिया देवयानी को कहते हुए सुनती है, अरे अब क्या बताऊं बहनों, मेरी बड़ी बहू इतनी अच्छी है कि पूछो मत। घर का सारा काम ठीक से करती है और हर मायने में ना एकदम बेस्ट है। वही छोटी बहू देवयानी, वो तो बहुत ही वर्स्ट है। पता नहीं मायके वालों ने क्या संस्कार दिए हैं। अच्छा, कर और जम की बुराई कर मेरी, फिर मैं भी तुझे बताती हूँ, वो भी अच्छे से। देवयानी को उसकी सहेलियों से अपने बारे में बुरा भला कहते हुए देखकर सिया को बहुत गुस्सा आता है। और फिर जब देवयानी और सिया एक रोज बाजार जाते हैं, तभी सिया जानबूझकर देवयानी को अकेला छोड़कर कहीं चली जाती है। देवयानी घबरा जाती है। ये क्या, सिया बहू कहाँ चली गई तू? सिया बहू, हे भगवान, सिया बहू। अरे भाई साहब, आपने मेरी बहू को देखा क्या? वो अभी मेरे साथ ही थी यहाँ पे, लंबे लंबे बाल थे उसके। मेरी पर्स थी उसी के पास चली गई, उसने मेरी पर्स पकड़ी थी। नहीं माताजी, हमने आपकी बहू को जाते हुए नहीं देखा, सॉरी। हाँ जी, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ कब से, पता नहीं कहाँ चली गई आपकी बहू। ये बहुत बड़ा बाजार है और आए दिन यहाँ पर किसी न किसी को किडनैप करके ले जाते हैं। हे भगवान, किडनैप? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरी बहू यहीं कहीं गई होगी, मैं ढूंढती हूँ उसे। देवयानी का जी बहुत घबराता है और वो पागलों की तरह सिया को पूरे बाजार में ढूंढने लग जाती है, लेकिन पूरे बाजार में ढूंढने के बाद भी उसे सिया नहीं मिलती। और जब वो घर जाती है, तब सभी सिया के लापता होने की खबर सुनकर देवयानी पर गुस्सा होने लगते हैं। वहीं सिया तो मजे से पार्क में बर्गर खा रही होती है।
आई बड़ी मेरी बेइज्जती करने। अब देखना क्या कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे देवयानी की बच्ची। मैं किसी को नहीं छोड़ती, फिर वो चाहे मेरी सास ही क्यों ना हो। घर पर ससुर विजेंद्र, सिया का पति मनीष और जेठ संकल्प देवयानी को गुस्से से कहते हैं। देवयानी, तुम्हें सिया बहू का ध्यान रखना चाहिए था ना। वो हम सबसे छोटी है, नई नई इस शहर में आई है। एक तो अपनी पर्स भी खो दी और ऊपर से बहू को भी। माँ, सिया को कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो माँ? मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है। मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। वो छोटी दूध पीती बच्ची जो है आखिर। बस देवयानी, सिया बहू वहां लापता है और तुम यहां ताने कस रही हो। अब तो हम पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर सकते। 24 घंटे के बाद ही कर पाएंगे कानून के हिसाब से। हमें बाहर जाकर उसे ढूंढना चाहिए। सब चिंताग्रस्त होकर सिया को ढूंढने के लिए घर के बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि उतने में वहां दरवाजे पर रोती हुई सिया आती है और वो झट से मनीष के गले लग जाती है। मनीष, मैं बहुत डर गई थी। कुछ शराबी गुंडे मेरा पीछा भी कर रहे थे। जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत घर आ गई। देवयानी, तुमने जो आज किया है उसकी वजह से न जाने क्या अनर्थ हो जाता। मैं तुम्हें इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। और नहीं तो क्या माँ, कल को जब हमारे बच्चे होंगे तब उन्हें आपके साथ भेजना डेंजरस ही होगा। आज उस बात का ट्रेलर तो आपने दिखाई दिया। सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो कोई। सबके सब मुझसे रूठ गए। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? पता नहीं कौन से कीड़े ने काटा था मुझे, जो मैं अपने मनीष के लिए इस सर दर्द को घर ले आई, बहू बनाकर। सिया अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। सिया आए दिन रोजाना चौका बर्तन साफ सफाई ये सारे काम करके बहुत बोर होने लगती है। कूटो कूटो कूटो, मसाले ही कूटते रहो। इसीलिए मैंने मनीष से शादी की थी। बोर हो गई हूँ मैं तो इस घिसी पिटी लाइफ से। अगर मनीष के ऑफिस की छुट्टियां होती तो मैं फिर से बेचारी बनकर कुछ ड्रामा करती और उसके साथ हिमाचल घूमने चली जाती। पर अब क्या करूं? मुझे तो आराम करने का बहुत मन कर रहा है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? फिर सिया अचानक से बेहोश होने का ढोंग रचाती है और डॉक्टर को एक्टिंग करने के लिए कहती है हॉस्पिटल में। डॉक्टर मेरी वाइफ, वो ठीक है ना? जी नहीं, बेचारी बहुत सीरियस कंडीशन में है। उनके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं बचा। उन्हें बहुत वीकनेस है, इसलिए उन्हें पूरे 2 से 3 हफ्ते हॉस्पिटल में मेरा मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जल्द से जल्द खून का इंतजाम कीजिए और हमारी छोटी बहू को बस ठीक कर दीजिए। सिया ये सब हॉस्पिटल के रूम के दरवाजे से कान लगाकर सुन रही होती है। असलियत में बेचारे तो मेरे ससुराल वाले हैं। सभी दिन रात हॉस्पिटल में ही रुकने लगते हैं। सिया बेड पर लेटी रहती है और मनीष सिया के बगल में बैठा रहता है। बेचारी मेरी सिया, लगता है इसे किसी की नजर ही लग गई है। फिर अगले दिन जब सब घरवाले सुबह बिना बताए हॉस्पिटल में आते हैं, तब वो देखते हैं कि सिया तो अपने हॉस्पिटल रूम में सलाइन को निकालकर ग्लूकोज बोतल को माइक बनाकर गाते हुए बेड पर नाच रही है। ला 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 ला। मेरी सारी नन्ही नन्ही सी खुशियों को पूरा करने के लिए मैंने अपने बेचारे ससुराल वालों के सामने बेचारी बनने का नाटक किया हर बार। अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अब क्या करूं, आदत से मजबूर हूं मैं। सभी समझ जाते हैं कि सिया ने तो ये सारा नाटक किया है। बेचारी हमारी सिया बहू, अब क्या बोले इसे? पगली ना समझ कहीं की, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतनी सी आपे की है।
कितनी खुश लग रही है ये गाते और नाचते हुए। हम सबसे छोटी है ये, और वक्त के साथ सब समझ जाएगी। पर एक बार हमें बोल देती तो हम खुशी खुशी इसकी बात मान लेते। लेकिन कोई ना, देवरानी मेरी बेचारी ही सही, मगर है बड़ी प्यारी। सभी सिया को बिना बताए ही मन से माफ कर देते हैं और उसे हमेशा की तरह प्यार करते रहते हैं। शिल्पा अपने ससुराल में अपनी सास कांता, अपने पति वीरेन और अपने देवर अनुज के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। ऐसे ही एक दिन कांता अपनी बहू से कहती है, शिल्पा बहू, मैं सोच रही हूँ कि अनुज की शादी कर दूँ, क्योंकि अब अनुज भी शादी लायक हो गया है, इसलिए उसके हाथ पीले करने की सोच रही हूँ। वैसे इस बारे में तेरा क्या ख्याल है बहू? हे भगवान, अगर मम्मी जी ने अनुज की शादी कहीं और करवा दी तो इस घर में मेरा राजपाट खत्म हो जाएगा और इस घर में मेरी जो हुकूमत चलती है वो भी नहीं चलेगी। यानी मेरा राज खत्म। शिल्पा, कुछ सोच, तुझे इस घर में अपने पैर पसारे रखना है, इसलिए तो देवर जी की शादी कहीं और होने नहीं दे सकती। लेकिन क्या करूं क्या करूं? आइडिया, क्यों ना मैं अपनी बहन की शादी अपने देवर जी से करवा दूं। इससे मेरी देवरानी उर्फ मेरी बहन मेरे कहे में भी रहेगी और मेरा राजपाट कहीं जाएगा भी नहीं। क्या सोच रही है बहू? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तेरे देवर की शादी की सोच रही हूँ मैंने तुझसे शादी के बारे में बात क्या करी? तू तो पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव पकाने में लग गई। मम्मी जी, आपने तो वही बात कर दी, बगल में छुरा शहर में ढिंढोरा। क्या मतलब? मतलब ये कि मम्मी जी, मेरी बहन रजनी की शादी मैं अपने देवर जी से करवाना चाहती हूँ। अब आप ही देखिए ना, अब जब मैं इतनी संस्कारी हो सकती हूँ तो भला मेरी बहन क्यों नहीं? मेरी बहन सुंदर होने के साथ साथ गुणी भी है। हाँ, उसको कुछ काम नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सब सिखा दूंगी। आप बस हाँ करिए। वैसे शिल्पा सही बोल रही है, इसकी बहन रजनी है तो सुंदर। खैर, मुझे क्या, घर में अच्छी बहू आ जाए, मुझे और क्या चाहिए। हाँ बहू, वैसे तेरा आइडिया खराब नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं देवर जी की बात कल ही अपने मम्मी पापा से करती हूँ और आप देखना, मेरे मम्मी पापा मेरी बात को नहीं टालेंगे। अब क्या था, अगले ही दिन शिल्पा अपने मम्मी पापा के पास जाती है और रजनी की शादी की बात करती है। उसकी शादी की बात सुनते ही उसके पिता कहते हैं, शिल्पा बेटा, अभी हमारी रजनी बहुत छोटी है। तू तो जानती है ना कि हमारी रजनी अभी 8वीं कक्षा में है। वो अभी खुद बच्ची है, हम उसकी शादी कैसे करें? अभी वो खुद को संभाल नहीं पाती, घर गृहस्थी क्या संभालेगी? पापा, मैं हूं ना रजनी का ख्याल रखने के लिए, और अब जब आपकी बेटी उसकी ससुराल में उसकी जेठानी बनकर रहेगी तो इसमें खराबी क्या है? शिल्पा के बार बार बोलने पर और घर परिवार अच्छा देखने पर शिल्पा के पिता शादी के लिए राजी हो जाते हैं और बेचारी रजनी का बाल विवाह कर दिया जाता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद रजनी के ऊपर ससुराल की सारी जिम्मेदारियां आ जाती है और ऐसे ही एक दिन, ओ रजनी बहू, कहाँ रह गई? तुझे समय नहीं दिखाई दे रहा क्या? सुबह के 6 बज गए हैं। अरे, घर की औरतों को तो सुबह 4 बजे उठकर घर का काम कर लेना चाहिए। और एक ये महारानी है, 6 बज गए लेकिन अभी तक इसकी आंख नहीं खुली। अपनी सास की आवाज सुनकर रजनी जल्दी से बाहर आती है। मम्मी जी, माफ कर दो, आज थोड़ा लेट हो गया उठने में। कल से ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं जानती हूँ कल से ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या पता तुझसे आने वाले कल में भी दूसरी कोई गलती हो जाए, इसलिए सजा के तौर पर तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, समझी? रजनी कुछ बोल पाती कि तभी कांता उसको वहां से भगा देती है, जिसके बाद बेचारी पूरा दिन भूखी रहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी तरस नहीं खाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हर छोटी गलती पर कांता रजनी को बड़ी सजा दिया करती। एक दिन रजनी से खाना जल जाता है और कांता चिल्लाते हुए किचन में आती है, जहां वो देखती है कि खाना जलने के साथ रजनी का हाथ भी जला हुआ है। लेकिन कांता को रजनी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और कांता इतनी छोटी सी गलती की सजा भी रजनी को देती है। राम राम राम, सारा खाना जला दिया।
शिल्पा बहू, ओ शिल्पा बहू। क्या हुआ मम्मी जी, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रही हैं? देखो तुम्हारी बहन ने खाने को जला दिया। अब हम आज रात को खाना क्या खाएंगे? पता नहीं कैसी बहन है तुम्हारी, और न जाने हमारी ऐसी कौन सी मत मारी गई थी जो हमने इस नाश पीटी को अपने घर की बहू बना लिया। हर समय सत्यानाश करती रहती है। माफ करना मम्मी जी, मैं रजनी को समझा दूंगी कैसे क्या चीज बनानी होती है। अरे तू तो तब समझाएगी ना जब ये काल कोठरी से बाहर आएगी। क्या मतलब मम्मी जी? मतलब ये कि इसकी वजह से हम लोग आज भूखे हैं और इसकी सजा इसे मिलेगी। ये गलती दोबारा ना हो इसलिए इसको सबक तो सीखना ही पड़ेगा ना। रजनी बहू, आज से बल्कि अभी से तुम काल कोठरी में 2 दिन तक रहोगी, वो भी भूखे प्यासे। रजनी की आंखों से टपाटप आंसू गिर रहे थे और जैसे ही कांता वहां से जाती है वैसे ही रजनी अपना हाथ दिखाते हुए अपनी बहन को कुछ बोलती है। तभी शिल्पा उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहती है, तूने तो हद कर दी। अरे थोड़ा तो ध्यान रख, हर समय कोई ना कोई गलती करती ही रहती है। अब भुगत अपनी गलती की सजा। पर दीदी मेरा हाथ जल गया है। मुझे ना ये रोने का ड्रामा मत दिखा, समझी? अब भुगत अपनी सजा। जब देखो तब दिमाग खराब करती रहती है। तेरी वजह से मुझे भी मम्मी जी की डांट सुननी पड़ती है। रजनी को भला बुरा सुनाकर शिल्पा भी वहां से चली जाती है और रजनी को 2 दिन तक कांता काल कोठरी में बंद कर देती है। 2 दिन तक काल कोठरी में भूखे प्यासे रहने और हाथ जले होने की वजह से रजनी को तेज बुखार आ जाता है। उसको इतना बीमार देख कांता समधी जी को फोन लगाती है। नमस्कार समधी जी, लगता है आपकी बेटी आप लोगों को कुछ ज्यादा ही याद कर रही है। तभी तो आपकी यादों में हमारी छोटी सी प्यारी सी बहू रानी ने खुद की तबीयत खराब कर ली। मैं तो यही कहूँगी कि आप कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को घर ले जाइए और जब ठीक हो जाए तो हम उसे वहाँ से ले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं समधन जी, मैं कल ही रजनी को लेने के लिए आपके घर आ जाता हूँ। ठीक है समधी जी। इस तरह अगली सुबह रजनी के पिता रजनी को लेने उसके ससुराल आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो उसको लेकर चले जाते हैं। घर जाते ही रजनी अपने माँ बाप को जोर से पकड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर रजनी के पिता रोने का कारण पूछते हैं, जिसके बाद रजनी सारी बात बता देती है। ये सुनने के बाद रजनी के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनको खुद पर बहुत पछतावा होता है। पछताते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी रजनी बिटिया का बाल विवाह कर। यदि मुझे पता होता कि उस घर में दरिंदे रहते हैं तो मैं अपनी फूल सी बेटी की शादी उन दरिंदों के घर में कभी न करवाता। उन दरिंदों के साथ रहकर मेरी बेटी भी दरिंदा बन गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी रजनी को इस नर्क से निकाल कर रहूंगा। रजनी के पिता रजनी को इस नर्क से निकालने का फैसला लेते हैं, जिसके बाद वो कुछ पेपर्स लेकर ससुराल जाते हैं और अपने छोटे दामाद अनुज से कहते हैं, बेटा अनुज, तुम्हारी पत्नी यानी मेरी बेटी रजनी हॉस्पिटलाइज हो गई है, इसलिए इस पेपर्स पर मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। तुम इस पर साइन कर दो प्लीज़। अगर तुमने इन पेपर पर साइन नहीं किया तो डॉक्टर रजनी का इलाज शुरू नहीं करेंगे। जी बिल्कुल पिताजी। अनुज पेपर पर साइन कर देता है, जिसके बाद रजनी के पिता वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है पर रजनी की कोई खबर नहीं मिलती, जिसके बाद अनुज अपनी माँ से कहता है, माँ अभी तक रजनी अपने ससुराल नहीं आई है क्या? आपको क्या लगता है वो ठीक हुई होगी या नहीं? क्या पता बेटा, लेकिन जो भी है समय तो हो गया है। माँ मैं तो कहता हूँ पड़े रहने दो उसको वहाँ पर, जब अक्ल आएगी ना तब अपने आप यहाँ आएगी। ऐसे कैसे पड़े रहने दे सकते हैं? अरे ब्याह कर लाए हैं हम अपनी बहुरिया को, और ससुराल की तो शान होती है बहू, इसलिए हम जाएंगे अपनी बहुरिया को लेने। अनुज की उसकी माँ के आगे एक नहीं चलती और अब अनुज अपनी पत्नी को अपने परिवार वालों के साथ लेने के लिए जाता है और अपने ससुर से कहता है, ससुर जी आशा करता हूँ रजनी को यहाँ रहकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, साथ ही वो ठीक भी हो गई होगी। मैं और मम्मी उसे लेने आए हैं। कहाँ है रजनी? उसे भेज दीजिए हमारे साथ। उस घर में तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी बेटी रहती है। अरे समधी जी कैसी बात कर रहे हो आप? हम कहाँ बोले कि वो आपकी बेटी नहीं है,
लेकिन समधी जी, ब्याह के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, इसलिए उसे उसके ससुराल भेज दीजिए। समधन जी, मैंने कहा ना, अब वो ना तो आपके बेटे की पत्नी है, ना ही आपके घर की बहू। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी इस बात से बड़ा ही झटका लगा होगा, लेकिन याद करो, जब मैं तुमसे तुम्हारे घर साइन के लिए आया था, वो कोई हॉस्पिटल के पेपर्स नहीं थे, बल्कि डिवोर्स पेपर्स थे। अब मेरे बेटे का तुम लोगों से कोई नाता नहीं है। साथ ही मैं अपनी बड़ी बेटी से भी अपना रिश्ता, नाता सब कुछ तोड़ रहा हूँ, क्योंकि जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं, उस घर में मेरी कोई बेटी नहीं। वो लोग कुछ बोल पाते इससे पहले ही रजनी के पिताजी उन सभी को घर से बाहर निकाल देते हैं और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। इस तरह अब रजनी को उन दरिंदों से छुटकारा मिल जाता है और वो आजाद हो जाती है।